सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मेरी बुआ बहुत अमीर थी। उन्होंने बहुत से तीर्थ यात्रा पूरे किए थे और हर महीने अपने पैसों से मोहल्ले के औरतों को जरूर तीर्थ यात्रा भेजती थी। पूरा मोहल्ला मेरी बुआ के लिए ढेरों प्रार्थनाएं करती थी। मोहल्ले के हर घर में मेरी बुआ के ही चर्चा होते थे। हर कोई उनकी प्रशंसा करता था और बड़ी अच्छी और पवित्र औरत थी। इसी वजह से मुझे भी अपनी बुआ से बहुत मोहब्बत थी। मेरी बुआ मेरे माँ और पापा को भी तीर्थ यात्रा पर भेजना चाहती थी, मगर मेरे पापा ने मना कर दिया था। बल्कि वह तो अपनी बहन से बहुत नफरत करते थे। पापा क्या, मेरा तो पूरा खानदान ही मेरी बुआ से बहुत नफरत करता था। मेरी बुआ का नाम पारो था। वह हर टाइम बड़े पर्दे में रहा करती थी। बुआ अगर खानदान वाले के किसी प्रोग्राम में चली जाती तो सारे खानदान वाले मुंह छुपा छुपा कर एक दूसरे से बातें करने लग जाते थे। हर प्रोग्राम में उनके खिलाफ बातें होती थी। कोई भी दिल से उनकी इज्जत नहीं करता था। अगर किसी की मृत्यु हो जाती तो वह सबसे पहले वहाँ पर होती थी। इसलिए मुझे मेरी बुआ बहुत अच्छी लगती थी। वह हमेशा मुझे अच्छी अच्छी बातें सुनाया करती थी। उनकी एक बेटी भी थी जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उसके साथ मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। इसलिए मुझे तो उनका घर बहुत अच्छा लगता था और वे अच्छी अच्छी बातें सुनाया करती थी। उनकी बेटी के साथ मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन में टॉप नंबर पाया था तो मेरी माँ ने पूरे ख़ानदान में मिठाई बांटने के लिए डिब्बे तैयार कर रही थी और मेरे पापा उन पर नाम लिख रहे थे। लेकिन वे लोग मेरी बुआ का नाम लिखना ही भूल गए। मैंने कहा कि बुआ का घर मिठाई नहीं भेजोगे? वह भी तो उस मोहल्ले में रहती हैं, उनके घर तो हमें कुछ मिठाई लेकर जाना चाहिए। माँ ने कहा, उसका तो मैं भूल ही गई थी, चलो लिख ही देती हूँ। अब जब सबको ही मिठाई भेज रही हूँ तो फिर उसको भी भेज ही देती हूँ। मेरी माँ के शब्द बड़ी ही बेरुखी थी और मेरे पापा भी कुछ खास नहीं नज़र आ रहे थे। मुझे समझ नहीं आती थी कि ये लोग उनके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों रखते थे। मैंने एक डब्बा उठाया और मैंने कहा, मैं खुद ही बुआ को दे आती हूँ। उन्होंने कहा, नहीं, तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा, नहीं, मैं खुद जाऊँगी। जब मैं बुआ के घर गई तो वह मुझे हमेशा से प्यार से बुलाती, कहती, आ गई मेरी लाडो पूजा। लेकिन ये क्या बेटा, इतना छोटा सा दुपट्टा करके आई हो? मैंने कहा कि मैं जल्दी जल्दी में बस आ गई थी। उन्होंने मुझे समझाया कि नहीं बेटा, तुम कोई मेरी बेटी का लंबा सा चुन्नी ले लो। तुम अब जवान हो गई हो, बेशक एक गली से दूसरी गली में ही क्यों ना जानी पड़े, अच्छे से दुपट्टा लेकर आया करो। ऐसे फिरना अच्छी बात नहीं होता। मुझे उनका ये समझाना बहुत अच्छा लगा था। मैं उनको बताने लगी कि मैंने कितने अच्छे नंबर लेकर पास हुई हूँ। इतने में मेरे पापा का फ़ोन आ गया। मेरी बुआ ने कहा कि लाडो मेरे सामने बैठी है। पापा की आवाज़ फ़ोन से बाहर आ रही थी। बस वो एक ही बात कह रहे थे, उसको वापस भेज दो, हमें कोई काम है। मैंने कहा कि मैं अभी नहीं आऊँगी। मैंने उनको इशारे से कहा था। बुआ ने कहा कि ठीक है, बेचारी को चाय पीने दो। लेकिन मेरे पापा बार बार कह रहे थे कि नहीं, चाय बाद में पीना, पहले जल्दी घर पर आओ। मैं तो हैरान थी, मेरे पापा मुझे बुआ के घर पे 5 मिनट भी नहीं रुकने देते थे। खैर, मेरी बुआ ने चाय बना ली और मुझे पास होने की खुशी में 6,000 रुपये दिए। जब मैं वापस आई तो मेरी मम्मी पापा ने मुझे डांटना शुरू कर दिया। मैंने पैसों का बताया तो मेरी मम्मी ने मेरे हाथ से वो पैसे छीन लिए और कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है उन पैसों से घर में कोई चीज़ लाने की। उन्होंने पैसे वहीं पर खड़े खड़े नौकरानी को दे दिए। मुझे पूरे ख़ानदान में से किसी ने भी इतने ज़्यादा पैसे अभी तक नहीं दिए थे और आप लोगों ने मेरे पैसे नौकरानी को दे दिए। मेरे पापा ने मेरी हथेली पर 3,000 रुपये रख दिए और कहा कि उनमें से शॉपिंग कर लेना। अब कहाँ 6,000 रुपये, मैं तो बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी। मुझे उनको बताना ही नहीं चाहिए था, मगर मैंने इसलिए बताया कि उनके दिल में बुआ के लिए थोड़ी सी इज्जत बन जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरी माँ भी वहाँ से चली गई और पापा काम पर चले गए। मेरे पापा ने कहा कि उसको बार बार सुनीता के घर नहीं जाने दिया करो। मैंने मम्मी से पूछा, क्या बात हुई है, आप ऐसे क्यों करते हो? मेरी माँ ने कहा कि तुम खुद नहीं सोच सकती कि वह इतने सारे पैसे कहाँ से लाती है। मैंने कहा कि इसमें सोचने की क्या बात है। वह सरकारी स्कूल में टीचर थी, उनकी पेंशन आती है और फिर उनकी मार्केट में अपनी दुकानें हैं जिनका किराया अच्छा खासा आता है। वह भी तो बुआ के पास ही आता है। अगर उन्होंने मुझे 6,000 रुपये दे दिए तो आप उसका क्या मतलब निकाल रही हो? मेरी मम्मी का कहना था कि ज़्यादा सवाल जवाब करने की ज़रूरत नहीं है और आइंदा इस तरह की कोई भी हरकत ना करना।
अपने घर में आराम से बैठो। अगले दिन मम्मी घर पर नहीं थी, वे बाजार गई हुई थी। तब मेरे घर पे बुआ आई और मुझे एक पन्नी पकड़ा दिया। उन्होंने कहा कि मैंने मोहल्ले की एक औरत को तीर्थ यात्रा पूरा करने के लिए भेजा था और वे वहाँ से तुम्हारे लिए ये माता की चुन्नी और कलावा प्रसाद लेकर आई है। मैं तो बहुत खुश हुई। अब तो मैंने पहले ही सोच लिया कि मैं ये चीज़ें अपनी मम्मी को नहीं दिखाऊंगी। मैंने वह चीज़ छुपा दी। बुआ बैठी थी कि मेरी मम्मी आ गई। उन्होंने ठीक से उनको नमस्कार भी नहीं किया और पूछा कि कैसे आना हुआ। तब मैंने उनको इशारा किया, आप नहीं बताओगी? मेरी बुआ ने कहा कि बस ऐसे ही मिलने चली आई थी। रात होते ही मम्मी ने फिर से अदालत लगा ली। मुझसे पूछा कि वह क्यों आई थी और मेरे पापा ने भी मुझे डांटना शुरू कर दिया था। आखिर मैंने उनको वह सारी चीज़ दिखाई ही दी जो बुआ मुझे देकर गई थी और कहा, मुझे लगा कि आप लोग ये चीज़ भी किसी को दे देंगे। मेरी मम्मी ने कहा कि देखा आपने, अब आपकी बहन की वजह से हमसे झूठ बोलने लगी है। कल धोखे देगी, परसों भाग जाएगी। अचानक मेरी मम्मी की जुबान रुक गई थी। वह यही कहना चाहती थी कि घर से भाग जाएगी। ऐसी भी क्या बात थी? मेरे पापा ने मुझे कहा कि ये चीज़ें तो तुम खुद रख लो, लेकिन अगर आइंदा इस तरह तुमने झूठ बोला तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। बुआ की बेटी की मंगनी तय हो गई थी और मंगनी वाले दिन हम लोग वहाँ पर गए थे। तो मैंने एकदम से बुआ से कहा कि मैं रात को यहीं पर रुकना चाहती हूँ। उसने कहा कि हाँ हाँ ठीक है। उनके कुछ और भी रिश्तेदार आए हुए थे जो उसके पापा के घर के थे। उन्होंने कहा कि हम लोग सारे मिलजुल कर हंसी मजाक करेंगे। मैंने मम्मी से कहा कि मैं आज रात को यहीं पर रुक जाऊंगी, तो उन्होंने जल्दी से मना कर दिया। पापा से कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा था ना कि 2-3 घंटे के बाद आ जाऊंगी, लेकिन मेरे पापा ने मेरी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, जितना तुम्हें कहा जाए उतना ही किया करो। मैं तो उनकी नफ़रत से तंग आ गई थी। 2-4 महीने इसी तरह बीत गए तो बुआ एक दिन फिर से हमारे घर आई। वह मेरे लिए एक सूट लेकर आई थी। मेरी मम्मी ने कहा कि ये किस खुशी में दे रही हो? तो उन्होंने कहा कि मैं बाजार गई थी, अपनी बेटी के लिए जोड़ा लिया तो सोचा पारो के लिए भी ले लूं। मेरी माँ ने कहा कि मेरी बेटी पर ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बुआ का कहना था कि बेटियों के लिए तो इंसान को अपने आप को बेचकर भी कुछ लेना पड़े तो इंसान ज़रूर लेता है। मेरी मम्मी ने इस बात पर कहा कि हाँ हाँ, खुद को बेचकर तो लोग वाकई बहुत कुछ ले लेते हैं। एकदम बुआ के चेहरे की मुस्कुराहट उड़ गई थी, क्योंकि मम्मी ने ज़्यादा ही ताने मारने वाली बात कर दी थी। मुझे समझ नहीं आई कि मम्मी ने मेरी बुआ को इतना बड़ा ताना क्यों दिया था। इस बात पर बुआ ने कोई जवाब नहीं दिया और कहा, पारो अब मैं चलती हूँ, तुम ये सूट ले लेना और कुछ दिन के बाद मैं अपनी बेटी के ससुराल वालों की दावत रखूँगी। उस दिन तुम लोगों को भी दावत पर बुलाऊंगी, तुम भी आ जाना। पारो तुम यही सूट पहनकर बहुत अच्छी तैयार होकर आना। मेरी माँ ने कहा कि ये क्यों अच्छे से तैयार होकर आएगी, तुम अपनी बेटी को अच्छे से तैयार करना। मेरी माँ को तो मेरी बुआ की हर बात से प्रॉब्लम थी। बुआ की आंखों में आखिरकार आंसू आ ही गए थे और मैं भी हैरान रह गई। वह अपना आंसू पोंछते हुए वहाँ से चली गई। जब कोई रोता है तो सामने वाले को पता चल जाता है। कुछ लोग जानबूझकर नज़रअंदाज कर दे तो अलग बात है, लेकिन मुझे जल्दी ही पता चल गया था कि बुआ मेरे घर से रोकर निकली थी। और बात ये थी कि जितनी नफ़रत मेरी माँ को मेरी बुआ से थी, वह तो अक्सर भाभी और ननद में इस तरह की लड़ाइयाँ झगड़े और नफ़रत होती रहती है। लेकिन मैं इस बात से परेशान थी कि मेरे पापा को भी मेरी बुआ से बहुत नफ़रत थी, जबकि वह उनकी छोटी बहन थी। रात को फिर मम्मी और पापा आपस में कोई बात कर रहे थे तो थोड़ी देर के बाद पापा ने बुआ को कॉल मिला दी। मेरे पापा उनको कह रहे थे कि देखो सुनीता, तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ ना करो। वह बहुत मासूम है, वह तुम्हारी असलियत बिल्कुल नहीं जानती। वह तो तुमसे मोहब्बत करती है। कल को उसका दिल टूट गया तो क्या सोचेगी? पापा क्यों इस तरह की बातें कर रहे थे? मेरी बुआ आखिर मेरे साथ क्या कर रही थी? मेरे पापा ने कहा, तुम मेरी बेटी के इतने करीब ना आओ, तुम उससे दूर ही रहा करो। अभी उसको सारी कहानी का पता भी नहीं है, लेकिन तुम्हें तो पूरी बात का पता है। वह हमें तंग करती है। मुझे उसका तुम्हारे घर आना जाना, तुम्हारे साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आज मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, नहीं तो उसके बाद मुझे कोई और तरीका अपनाना होगा। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। मुझे शायद किसी और से पूछना चाहिए था कि मुझे ये बात कौन बता सकता था कि मेरी एक मौसी थी
जो बुआ के साथ ही कॉलेज में पढ़ा करती थी। मौसी और बुआ के आपस में बहुत दोस्ती थी, लेकिन मेरी ये मौसी भी अब मेरी बुआ से ज़्यादा मेल मिलाप नहीं रखती थी, लेकिन उनकी पहले आपस में बहुत दोस्ती थी। अब मेरी मौसी ही मुझे ये सब बता सकती थी। मेरी बुआ को सारे खानदान में इतना बुरा क्यों समझा जाता है। एक रोज़ मैं उनके घर पर चली गई और उनसे सारी बात पूछने लगी। उन्होंने बुआ के बारे में मुझे ऐसी बात बताई कि मेरे जिस्म से जान ही निकल गई। मैं बिना कुछ कहे वहाँ से वापस आ गई। कुछ दिन इसी तरह बीत गए और फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया, मैं अगले ही दिन बुआ के घर चली गई, जबकि मेरे पापा ने मुझे मना किया हुआ था। जिस दिन से मेरे पापा ने उनको फ़ोन पर मना किया था, वह मुझसे कोई बात नहीं कर रही थी। मेरे साथ उन्होंने सारी बातें ख़त्म कर दिए थे। जब मैं उनके घर पे अंदर गई तो शाम का टाइम था। मेरे पापा मुझे शाम को जाने से मना करते थे, लेकिन मैंने पापा के साथ बहुत ज़िद लगाई थी। मैंने बुआ को कहा कि आप मेरे आने से खुश नहीं हैं क्या? उन्होंने कहा कि तुम्हारे पापा ने मना किया था। मैंने कहा मुझे पता है, इसलिए तो मैं आपसे मिलने आई हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, माँ बाप के साथ ज़िद नहीं लगाते। मैंने कहा कि नहीं, मैं इस बात पर तो मैं ज़रूर ज़िद लगाऊंगी और यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैं भी उनके घर में सुकून से बैठ गई और मेरी कज़न भी हैरान हो रही थी। आज इतवार का दिन था। मेरी बुआ ने बहुत अच्छी खीर बनाई थी। उन्होंने कहा कि लो फिर खीर खा लो, बाद में चली जाना। मैंने कहा ठीक है, खीर खा लूँगी, लेकिन बुआ मैं जाऊंगी नहीं। उन्होंने कहा कि अच्छा बाबा, तुमसे जिद कौन लगाएगा, मैं तुम्हारे लिए खीर लेकर आती हूँ। वह मेरे लिए खीर लेकर आई और जब मैंने खीर खाई तो न जाने क्यों मुझे अजीब सी नींद आ रही थी। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे चक्कर आ रहे हैं और मैं बेहोश हो जाऊंगी। जब अगले ही पल वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि मेरे होश उड़ गए। उसके बाद क्या हुआ मुझे ठीक से याद तो नहीं, लेकिन रात हुई तो घर में शोर शराबा हो रहा था। मेरे पापा, मेरे चाचा, मेरे अंकल और पूरा खानदान, कुछ बड़े वहाँ पर थे। उन्होंने शोर मचा रखा था। कोई मेरी बुआ की बात पर यकीन ही नहीं कर रहा था। फिलहाल पुलिस भी वहाँ आ गई थी, जिसको मेरे पापा ने बयान दे रहे थे। मुझे समझ नहीं आई कि क्या हुआ है। मैं काफ़ी परेशान थी। मैं तो खीर खाकर बहुत आराम से सो गई थी। जब लोग मेरी बुआ पर इल्ज़ाम लगा रहे थे, जब मैंने अपने पापा के ज़ुबान से ये शब्द सुना कि तुमने मेरी बेटी को जानबूझकर बेहोश किया है क्योंकि तुम मेरी बेटी को किसी के हाथों बेच देना चाहती थी, मैं हैरान रह गई। मैंने पापा को जल्दी से कहा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो आराम से सो रही थी, कुछ भी नहीं हुआ। असल बात, जब हम लोग वहाँ पर बैठे थे, अचानक से घर में चोर घुस आए थे और वे लोग डाकू थे और घर से सोना कीमती चीज़ें चोरी करना चाहते थे। बुआ ने मुझे अपनी बेटी को बचाने के लिए कमरे में बंद कर दिया। उन लोगों को अपना सारा सोना और कीमती चीज़ें दे दी और उन्हें घर से भेज दिया। इसलिए पुलिस भी आ गई थी और वह लोग भी पकड़े गए थे। वे भी यही कहना चाह रहे थे कि, और बुआ भी यही सब कुछ कह रही थी, लेकिन फिर भी कोई भी उनकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरी बुआ की कहानी ही कुछ और थी। जब वह बहुत ज़्यादा कम उम्र की थीं तो मेरे दादा ने उनकी शादी करवा दी थी, लेकिन जिस आदमी से उनकी शादी हुई वह बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं था। उसका मिलना जुलना ऐसे लोगों से था जो बुरे काम कर रहे थे। मेरी बुआ शादी के बाद चुपचाप रहती थी, किसी से कोई बात नहीं करती थी। ऐसा लगता था कि कोई बात है जो वह किसी को बताना चाहती थी, जो बहुत ज़्यादा बीमार भी रहा करती थी और उन्होंने 2 दफ़ा अपना प्रेगनेंसी भी खराब करवाया था। सब लोगों का कहना था कि ये माँ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उसने ये कुछ किया। लेकिन बुआ बार बार सबको यही कहती थी कि मैं अपनी औलाद को अपनी खुशी से ख़राब नहीं करवाती, बल्कि मेरे साथ कोई और समस्या है। वह किसी को बता भी नहीं सकती थी। जब बुआ का पति एक एक्सीडेंट में इस दुनिया से चला गया, तब बुआ ने सबको हकीकत बताई कि उनका पति उनसे गलत काम करवाता था। उनके घर में अलग अलग तरह के लोग आया करते थे, लेकिन बात ये थी कि उनसे ये काम उनका अपना पति ही करवाया करता था। वह एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और अपने बिजनेस पार्टनर को खुश करने के लिए इस तरह के काम करवाया करता था और बुआ को इस्तेमाल किया करता था, क्योंकि वो बहुत ही कम उम्र की थी और खूबसूरत थी। उनको किसी बात का पता नहीं था, लेकिन ख़ानदान में जब एक दफ़ा बात निकल जाती है तो फिर वह आग की तरह फैल जाती है। सब लोगों का यही कहना था कि बुआ का पति मर गया है और बुआ अब अपने पापों पर पर्दा डालने के लिए अपने मरे हुए पति पर इल्ज़ाम लगा रही है।
जबकि ये सब कुछ अपनी मर्जी से करती रही। लेकिन मेरी मौसी ने भी मुझे बताया था कि वह बेकसूर है, मगर मेरे पापा के साथ साथ मेरे पूरे खानदान वाले बुआ को अच्छा नहीं समझते थे। बस उन्हें एक बुरी औरत कहते थे, और जो प्रेगनेंसी मेरी बुआ ने ख़राब करवाए थे वह उनके पति की औलाद नहीं थी, इसलिए उनको मजबूरी में ये सब कुछ करना पड़ा था। उनकी बेटी पूनम उनकी अपने पति की औलाद थी। मेरी बुआ ने तो इतना बड़ा जुल्म बर्दाश्त किया था। ऐसे इंसान से उनकी शादी हो गई जिससे खुद ही उनकी इज्जत को नीलाम करना शुरू कर दिया। तो ऐसी हालत में वह क्या करती? जब उनकी शादी हुई तो वह सिर्फ 16 साल की थी। एक 16 साल की लड़की के दिमाग में कोई ऐसी बातें आ ही नहीं सकती। वह चुपचाप अपने पति के डराने से ये सब बर्दाश्त कर रही थी। इसके बाद जब उनका पति इस दुनिया से चला गया था, उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और टीचर बनी। उन्होंने कई जगहों के तीर्थ यात्रा भी की थी, अपनी कमाई से ज़्यादा बनाई भी थी। वह भगवान से अपने पापों की माफ़ी मांग चुकी थी और इसलिए पूरा दिन पूजा पाठ में लगी रहती थी। वह बहुत से गरीब लोगों को भी तीर्थ यात्रा पर भेजा करती थी। भगवान तो उन्हें माफ़ कर देता, लेकिन इंसान नहीं माफ़ करता। यही वजह थी कि सब लोग उनको बुरा समझते थे और गलत समझते थे और कहते थे कि वे अभी भी इस तरह का कोई काम करती है और उनके घर में इसी तरह के लोग आते जाते हैं। तभी तो मेरी माँ ने मुझे उनसे पैसे नहीं लेने दिए थे और मुझे घर भी नहीं जाने दिया करती थी। मुझे वहाँ पर रहने भी नहीं दिया करती थी। सारे खानदान वाले उनको ही बुरा समझते थे, लेकिन अगर वह इतनी ही बुरी होती तो भगवान उनको 3 से 4 दफ़ा अपने दरबार में क्यों बुलाता? और उनके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। और आज भी जब वह चोर डाकू उनका पैसा लूट कर ले गए तो वह जल्दी ही पकड़े गए। उनकी सारी मेहनत की कमाई वापस आ गई थी। लेकिन ये बात सभी घर वाले और ख़ानदान वाले समझने को तैयार नहीं थे। वे लोग यही समझ रहे थे कि मेरी बुआ ने जानबूझकर मुझे अपने घर बुलाया, और जो लोग घर आए थे वे चोर डाकू नहीं थे, बल्कि खरीदार थे। बुआ रो रही थी। उन्होंने तो मेरी और अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी निकाल कर रख दी थी। उन्होंने तो हमारी इज्जत बचाई थी और जो खीर खाकर बेहोश हो गई थी। बाद में डॉक्टर ने बताया कि मेरा ब्लड प्रेशर अचानक से लो हो गया था। क्योंकि मुझे ब्लड प्रेशर की समस्या थी, ये बीमारी मुझे पहले से ही था, जो मेरे सारे ख़ानदान को पता था। लेकिन कोई भी इस बात को अभी भी समझने के लिए तैयार नहीं था। पुलिस ने भी सारा कुछ साफ कर दिया था और कहा कि डाकू थे, आजकल इस मोहल्ले में आए हुए थे। 3-4 घरों में उन्होंने डाका भी डाला था। पुलिस की गवाही के बाद करीब करीब खानदान वालों के मुंह बंद हो गए थे और मेरे माँ बाप भी मुझे लेकर अपने घर आ गए थे और मुझे कहा कि अब तुम दोबारा वहाँ कभी नहीं जाओगी। मैंने आते टाइम आंसू बहाते हुए आई। बुआ को देखा, सोच में पड़ गई। क्या एक औरत का पाप कभी माफ़ नहीं किया जाता? क्या क्या एक औरत अगर पाप कर दे तो उसके लिए सारा मोहल्ला ज़िंदगी भर माफ़ नहीं करता? और यहाँ पर तो बुआ ने पाप भी नहीं किया था, उन्होंने तो सिर्फ अत्याचार बर्दाश्त किया था, लेकिन यही उनके लिए पाप बन गया था। वह इतनी खुददार थी। जब उनका पति इस दुनिया से गया तो बुआ ने उनकी जायदाद से एक पैसा भी नहीं दिया था। खानदान वाले चाहे जो भी कहें, मुझे यकीन नहीं है कि मेरी बुआ एक अच्छी इंसान नहीं है। तभी तो उनके साथ कभी भी बुरा नहीं होता। उनकी बेटी की शादी भी बहुत अच्छे ख़ानदान में हुई। इतने अच्छे ख़ानदान में तो हमारे पूरे ख़ानदान में से किसी की भी लड़की की शादी नहीं हुई थी। कभी कभी इंसान बुरा नहीं होता, बल्कि उनके हालात बुरे होते हैं। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। एक दिन मेरे पापा की अचानक से तबीयत खराब हो गई। पापा की सारी जमा पूंजी उन पर लग गई, मगर उन्हें आराम नहीं आया। खानदान वालों ने भी हमें अकेला छोड़ दिया। इस बुरे टाइम में मेरी बुआ ने हमारा बहुत साथ दिया। बुआ ने पापा का एक बड़े महंगे अस्पताल से इलाज करवाया। 1 महीने के इलाज के बाद बिल्कुल ठीक हो गए थे। अब दिल ही दिल में शर्मिंदा होते थे। उन्होंने अपनी बहन को क्या कुछ नहीं कहा था, लेकिन बुआ ने आज तक उनको इस बात का भी ताना नहीं दिया। वह कहती हैं, कोई बात नहीं, कोई किसी के बारे में क्या सोचता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अब हमारा घर है, अब हमारे घर बुआ का आना जाना होता है और बुआ को त्योहार पर भी बुलाया जाता है। और मैं भी बुआ के घर आती जाती रहती हूँ और मम्मी पापा भी उनके घर आते जाते उनका ख्याल रखते हैं और बाकी ख़ानदान वाले अभी भी वही बातें करते हैं। मैं उनके लिए हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि उनकी ज़िंदगी में
ज़्यादा कुछ बुरा ना हो और सब लोगों का दिल भी मेरी बुआ के लिए साफ़ हो जाए। ये कैसी लगी मेरी दोस्तों कहानी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।